वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम डेट जल्द से जल्द आने वाला है। आप अपनी इस तैयारी में लगे रहिए। मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्विज लेके आया हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए, आपका ये बहुत हेल्प करेगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? एलपीजी किसका मिश्रण होता है, ये पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का? जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण क्या है, आपको यह बताना है। ए, शीशा आसानी से गर्म हो जाता है। बी, खौलता हुआ द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। सी, शीशा ऊष्मा का खराब चालक है। या डी, शीशा अधातु है। जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, खौलता हुआ द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। यदि अगर हम कांच के बर्तन में या कांच के बोतल में गर्म खौलता हुआ पानी डालते हैं तो वो उसके अंदर अधिक दाब उत्पन्न करेगा, जिसके कारण वह बोतल टूट जाएगा, वह बर्तन टूट जाएगा। किसके कारण? अधिक दाब के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आपको ये बताना है। ए, कार्बन, बी, नाइट्रोजन, सी, ऑक्सीजन या फिर डी, सल्फर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी, नाइट्रोजन। पौधे की वृद्धि के लिए हमें नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युतीय उपकरण के तपन अवयव, हीटिंग एलिमेंट पर जब जमने वाला सफ़ेद परत क्या होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हम पानी गर्म करते हैं वो हीटिंग एलिमेंट लगाकर, जिसे हम हीटर भी कहते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें वाइट वाइट कुछ परत जम जाती है। वो परत के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या होता है। वो शर्करा होता है, वो सामान्य लवण होता है, या फिर वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण होते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं? आपको ये बताना है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। हीटिंग एलिमेंट में या फिर आप किसी कढ़ाई में पानी गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद देखना सफ़ेद सफ़ेद एक वाइट कलर का परत जम जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या क्या घुल जाने पर कठोर हो जाता है? आपको ये बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम फॉस्फेट। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है, जिसके कारण जल कठोर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने से ऊष्मा बनता है क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा अवशोषित हो जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उल्टा होना। ठीक है। तापीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जो इसे स्टार्ट करने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका सही जवाब होगा, जिसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरे फलों को पकाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? हरे पौधे को पकाने में काम आने वाली गैस को पूछा जा रहा है। एथिलीन, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एसीटिलीन? जल्दी बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पास दो क्वेश्चन बनना चाहिए। पहली बात पूछ रहा हरे पौधे को पकाने के काम आने वाली गैस। तो देखो, पेड़ में प्राकृतिक रूप से अगर फल पक रहा है बिना किसी बाहर कारक के,
तो एथिलीन आता है जो पेड़ों पे मौजूद होता है, पौधों पे मौजूद होता है एथिलीन गैस। ये कृत्रिम तौर पर पकता है, कृत्रिम तौर पर। लेकिन अगर मैं फल को तोड़ लेता हूँ और वेयर हाउस ले जाता हूँ और वहाँ जाकर पकाने की कोशिश करता हूँ, तब मैं एथिलीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं एसिटिलीन की यूज़ करूँगा। एसिटिलीन का यूज़ कृत्रिम तौर पर पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक तौर पर एथिलीन पकाता है और कृत्रिम तौर पर एसिटिलीन पकाता है। वेयर हाउस में छोड़ते हैं इस गैस को केले के ऊपर और सेब आलू के ऊपर, तो वो पक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या एक वैज्ञानिक थे बर्जिलियस, उन्होंने बनाया था कि कार्बन का कोई यौगिक नहीं होगा, आगे कोई भी यौगिक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बताया था, किन्होंने? बर्जिलियस ले। लेकिन उन्हीं के एक शिष्य थे वोलर, उन्होंने क्या किया, लैब में यूरिया बना डाला जो कि कार्बन का यौगिक है। और फिर पता चला कि कार्बन ही ऐसा पदार्थ है जिसके सर्वाधिक यौगिक हैं। अब तक के पाए जाने वाले जितने भी यौगिक है वो सबसे ज़्यादा कार्बन के ही हैं। और ये सबसे पहले कौन बनाया था? तो वोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का संश्लेषण कर दिखाया था लैब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि जो नदियों का जो जल होता है वर्षा का जल से कठोर क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि जो वर्षा का जल सर्वाधिक स्वच्छ जल होता है, ठीक है। अब ये नदियों का जल कठोर क्यों होता है? तो उसका ऑप्शन है, यह हमेशा बहता रहता है इसलिए, यह वायुमंडल में खुला रहता है इसलिए, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं इसलिए, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है इसलिए। जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है सी। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं इसलिए नदियों का जो जल होता है वो कठोर होता है, ठीक है। सोडियम किस में मिलता है? सोडियम ज़्यादातर समुद्र के जल में पाया जाता है, ठीक है। वर्षा का जल सर्वाधिक स्वच्छ जल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए? आपको ये बताना है। 2.3%, 0.9%, 0.3% या फिर 0.01%? जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है 0.9%। 0.9% अधिकतम मात्रा होनी चाहिए सांद्रता की, ठीक है, अल्कोहल की। अफ्रीका की एक जनजाति है जिसका नाम होता है बाटू। बाटू जनजाति क्या करती थी कि अल्कोहल को ना मतलब लोहे के बर्तन में पीती थी। लोहे के बर्तन में पीने के कारण उनमें एक बीमारी पाया जाया है, एक सिंड्रोम पाया जाया है जिसे कहते हैं सीडेरोसिस। सीडेरोसिस करके एक बीमारी है, वो अफ्रीकन की बाटू जनजाति में पाया जाता है लोहे में अल्कोहल पीने के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें डैश के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से या फिर हार्मोन से। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किससे, कौन से खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से अगर हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित है तो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन का काम होता है टूटे हुए शरीर को मरम्मत करना, टूटे हुए मांसपेशी की मरम्मत करना और हमारे शरीर का विकास करना, ठीक है। विटामिन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा निम्नलिखित में किसके कारण फूल जाता है? पकाने की अभिक्रिया में ऊष्मा की क्रिया से, गुथे हुए आटे में कोशिका कैपिलरी क्रिया से, गुथने के काम में लाए जाने वाले पानी के वाष्पीकरण से, किण्वन प्रक्रिया के दौरान बनने वाली कार्बन डाई गैस के मोचन से। आपको ये बताना है कौन सा सही है। इसका सही जवाब है डी। किण्वन प्रक्रम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मोचन से। जब भी वो मैदे को गैस जमा ब्रेड के मैदे में ईस्ट मिला दिया जाता है, ईस्ट अपना किण्वन शुरू करता है और इस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिसके कारण जो मैदे का आटा है वो फूल के 2 गुना हो जाता है और वही फिर आगे चल के स्पंजी ब्रेड बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कठोर या फिर जंग रोधी इस्पात?
तो दोस्तों, अगर मुझे जंग रोधी इस्पात बनाना है तो मैं उसमें क्रोमियम युक्त मिश्र धातु को मिला दूंगा, जिसके कारण वो आगे चल के उसमें जंग नहीं पड़ेगा। वो क्रोमियम से मिला हुआ पेंट रहेगा जिसके ऊपर मैं उसके ऊपर लैप लगा दूंगा, जिसके कारण वो जंग रोधी बना रहेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, जंग रोधी इस्पात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। आपको ये बताना है कि इनमें से किस पदार्थ पे नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ए यूरिया में, बी अमोनियम सल्फेट में, सी अमोनियम नाइट्रेट में, या फिर डी अमोनियम क्लोराइड में। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है ए यूरिया। दोस्तों, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का उपयोग मिट्टी की क्षारकता को हटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, किसका उपयोग? अमोनियम सल्फेट का उपयोग मिट्टी की क्षारकता हटाने के लिए किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम ही नौसादर होता है, इसे ही हम नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है, किसे? अमोनियम क्लोराइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक बनाता है कौन? हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, या फिर नाइट्रोजन बनाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है बी, कार्बन। ठीक है, कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाता है। जितने भी यौगिक अभी पाए गए हैं सबसे ज़्यादा वो कार्बन के ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको ये बताना है। हाइड्रोजन, आर्गन गैस, हीलियम गैस, या फिर ऑक्सीजन? तो दोस्तों, गुब्बारे में जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। याद रखिएगा, हीलियम गैस, हाइड्रोजन नहीं टिक करना है, हीलियम गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन जो गैस होता है दोस्तों, ये बहुत हल्का होता है, हीलियम से भी हल्का होता है, और गुब्बारे को अधिकतम ऊंचाई पे उड़ाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है। अगर छोटी सी चिंगारी गुब्बारे के सामने आती है तो वो बहुत बड़ा आग का गोला बना देता है हाइड्रोजन गैस के कारण। इसलिए कई बार इस गैस को बैन कर दिया गया है गुब्बारे में भरने के लिए, और हीलियम का यूज़ करने लगे हैं। हीलियम थोड़ा महंगा होता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होता है, ये ज्वलनशील नहीं है। इसे बड़े बड़े गुब्बारे में भी इसमें हीलियम भरा जाता है ताकि वो गैस जले ना और किसी को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान हो, ऐसे तत्व को आप क्या कहोगे? समस्थानिक कहोगे, अपरूप कहोगे, समवयी कहोगे, या समन्यूट्रॉनिक कहोगे? जल्दी बताइए। तो दोस्तों, जो इसका सही जवाब है, भौतिक गुणधर्म भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान हो तो उसे अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और कोयला है, तो ऐसे ही इनका रासायनिक गुणधर्म मिलता है, इसलिए इसे अपरूप कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं, परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताइए, बहुत आसान है। तो दोस्तों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। इसे ही पेरिस ऑफ प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? आपको ये बताना है। एथेनॉल का यूज़ बायोडीजल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो एथेनॉल है वो हमें गन्ना से प्राप्त हो जाता है। गन्ना एक ऐसा माध्यम है जिससे आसानी से हम एथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं और बायोडीजल बना सकते हैं। एक पेड़ और होता है छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा मिलता है जिसे हम रतन जोत कहते हैं, उससे भी बायोडीजल बनता है। ठीक है, ऑप्शन में था नहीं इसलिए गन्ना को टिक लगाना पड़ा। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो मार्स गैस होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? मेथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर आर्गन? तो दोस्तों, मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। ठीक है,
जो धान के खेत से मार्स गैस निकलता है, मेथेन निकलता है, और जो गाय जो भैंस जुगाली करते हैं तो उससे भी मेथेन निकलता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CFC का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जिसके कारण ओजोन जो परत है उसका विनाश हो रहा है, CFC गैस के कारण हो रहा है। और जो इसका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में अभी देश में किया जाता है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि इसके जगह में कोई दूसरा गैस का यूज़ किया जाए ताकि ओजोन गैस को नुकसान ना पहुँचे। इससे बहुत सारी बीमारी हो रही है, पराबैंगनी किरण डाइट हमारे स्किन पर इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो CFC का पूरा फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है, आपको ये बताना इसमें से हास्य गैस किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूखी बर्फ किसे कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके फ्रीज कर दे बहुत ही लो टेम्परेचर पे, तो वो बर्फ़ का फॉर्म ले लेता है। और जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं तो वो बहुत सारा सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकालता है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसलिए आजकल के जो पार्टी वगैरह में इसे यूज़ किया जा रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसे ही सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या रहता है, मतलब रसोई गैस किस फॉर्म में रहता है, तरल फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में, ठोस फॉर्म में, या फिर विलयन फॉर्म में। तो दोस्तों जो गैस एजेंसी है वो लिक्विड फॉर्म में हमें गैस को देती है, तरल फॉर्म में, इसलिए इसे कहते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी, आपको यह बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है भोपाल में रिलीज़ हो गई थी नाइट के समय, और कई लोगों की ये जान ले ली थी। ठीक है लेना, मैं नेक्स्ट और साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से मिला के लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक